नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित मैं आपका गणित का पोर्शन यानी कि सिंपल कहूँ मैथ लेकर आया हूँ, जिससे काफ़ी बच्चे आपके घबराते हैं। और ये आपका 4 नंबर का भाग 4 है। अर्थात मैं कहूँ कि आपके यूपी डीएलएड में लगभग आपके 8 विषय होते हैं। 8 विषय में से 4th प्रश्न पत्र जो होता है वो आपका गणित से संबंधित होता है। और साथ ही बता दूं कि यहाँ बच्चे काफ़ी घबराते हैं। और यह मेरे जो आपका गणित का पेपर लेके आया हूँ सन 2024 से रिलेटेड लेके आया हूँ। यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था सन 2024 में, उससे संबंधित मैं आपको यह पेपर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें कि आपके अति लघुत्तर प्रश्न होंगे। यानी कि केवल मैं आपको इस वीडियो में लगभग केवल और केवल अति लघुत्तर प्रश्न कराऊंगा, जिसमें लगभग आपको 20 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ से लगभग मैं बता दूं कि आपको लगभग 8 से 9 मार्क्स का फ़ायदा होगा। यानी कि आपके 8 से 9 नंबर 100% बढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि आपके ये लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय और साथ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी यहाँ से ही बनते हैं। तो इसलिए आप मेरी जो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है 8 से 10 नंबर का। कितना? 8 से 10 नंबर का आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप शुरू से एंड तक मेरी वीडियो देखिए, ताकि आपके सन 2024 की, देखो ये 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम यही पैटर्न है अगले क्वेश्चन में, जो कि आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ आप घबराइए ना, मैं आपको लगभग ये क्वेश्चन मैथ जो भी बच्चा मैथ से घबराता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगी। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अति लघुत्तर प्रश्न है। पहला है, रेखाखंड किसे कहते हैं? और यह आपका सन 2024 अर्थात प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था बीटीसी अर्थात डीएलएड का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं देखिएगा, एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाती है। जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया है ए और बी, तो यानी कि इसके 2 बिंदु इस तरीके से आपके 2 बिंदु हैं, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी, यानी कि इसे हम कहते हैं रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। रेखाखंड को हम इंग्लिश में किस नाम से पुकारते हैं? लाइन सेगमेंट। ये पूछ लिया जाता है इंग्लिश में कि लाइन सेगमेंट कैसे कहते हैं रेखाखंड को। और रेखाखंड के जहां आपके 2 बिंदु, दो जैसे ए और बी, 2 बिंदु निश्चित हैं, यानी डिस्टेंस वो होती है रेखाखंड। लेकिन जहां मैं बता दूं कि केवल आपका ये रेखा इस तरीके से जा रही है, इसका कोई सिरा नहीं होता, जिसका कोई सिरा नहीं होता, यानी छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। ठीक है, और रेखाखंड जिसका आपका बिंदु का कोई छोर हो इस तरीके से, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, एक होता है आपका इस तरीके से तीर, केवल एक साइड तीर होता है, उसे हम कहते हैं रेस अर्थात किरण के नाम से भी हम पुकारते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। रेखा, रेखाखंड और किरण अर्थात रेस भी कहते हैं इसको हम। तो रेखा क्या है? जिसका कोई सिरा नहीं होता, उसे हम कहते हैं रेखा। लेकिन जहां आपका एक निश्चित दूरी होती है, देखो ए और बी निश्चित दूरी है, वहां रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट। और जहां आपका एक बिंदु से लेकर जो आपका कोई सिरा दूसरी तरफ से जाता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं किरण। और यह आपका सन 2024 से पूछा गया है, कौन सा? रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट। क्या पता है इस बार आपका किरण पूछ ले, रेखा पूछ ले, या रेखा कितने प्रकार की होती है यह पूछ ले। ठीक है, यह आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2, ब्रैकेट में -8 इंटू फिर ब्रैकेट में +75 इंटू 0 का मान। ये सन 2024 में पूछा गया है, और ये आपका बोडो मास से संबंधित है। किससे? बोडो मास से। तो आपको पहला तो आपको बोडो मास का रूल्स आना चाहिए। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ अर्थात का, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यह प्रश्न भी आपका 2024 में पूछा हुआ है। तो पहले तो मैं बता दूं कि आपका यहाँ देखो मल्टीपल दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ जो आपकी संख्या दे रखी है, यहाँ मल्टीपल दे रखा है, तो इंटू 0। तो आपको पता होना चाहिए, यदि कोई सी संख्या हो 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है।
तो यानी कि आपको इस मान को देखते हुए आपके माइंड में एक चीज़ तो क्रिएट आ गई कि हमारा इसका जो आंसर है वो शून्य 100% होगा। लेकिन BTC वाला क्या कहता है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि हमें सॉल्व करा हुआ आंसर चाहिए कि आखिर ये आंसर 0 आया कैसे, आखिर ये शून्य आया कैसे, ये तो हमको पूछता ही है। तो इसलिए शून्य के साथ साथ हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो पहले हमें क्या करना है, अपना ब्रैकेट देखने हैं। -8 और +75 है, तो हमें ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने के लिए ये -8 है और +75, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 600। और तो -600 इंटू शून्य, इसका गुणा करके तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कहता है। मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। कितना, 1/3 का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा। यानी कि इसने बोला है एक माला बनाने में ये कितना समय लेता है, 1/3 मिनट का समय। और उसने पूछा है कि लगातार, यानी अगर ये एक माला को 1/3 मिनट में बनाता है तो ये 1 घंटे में लगभग कितनी माला बना लेगा। इसने क्वेश्चन ये पूछा है। पहले तो आप जो ये क्वेश्चन पूछता है उसकी थ्योरी को समझा करें, उसके बाद सॉल्व किया करें, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया नहीं, लेकिन मैंने उसका आंसर दे दिया, तो वहाँ उसका क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो सकता है। देखिएगा इसमें क्या है आपका, ये भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमें BTC में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, जितना हम लेंदी करेंगे उतना ही हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। हालांकि आंसर तो हमें देना है बिल्कुल परफेक्ट सही, लेकिन साथ ही जितना आप कैलकुलेशन और विस्तारपूर्वक लिख कर आओगे उतना ही हमें बेटर मार्क्स मिलेगा, अपेक्षाकृत कम के, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है आपका क्वेश्चन। मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे कि हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो हम 1/3 का समय का 1/3 मिनट है उसमें 1 मिनट का ये कितना होंगी। यानी कि यह बोल रहा है 1 मिनट में 1/3 का अर्थ क्या है, लगभग 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 सेकंड को हम यदि कितने सेकंड में बांट दें कि हमारी 1/3 हो जाए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो ये कट जाएगा 20 या 60 अर्थात 20 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 का जो अर्थ है वो क्या है, 20 सेकंड, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या है, 20 सेकंड। नेक्स्ट, मोहन एक माला बनाने में 20 सेकंड का समय लेता है। यानी कि इसने बोला है मोहन एक माला को बनाने में लगभग कितना समय लेता है, 20 सेकंड लेता है। फिर इसने पूछा है 1 घंटे यानी कि 1 आवर्स में आप कितना समय लोगे। तो 1 घंटा इजकल टू 60 × 60 अर्थात 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सेकंड में चेंज कर दिया 3600 सेकंड। कितना, 3600 सेकंड। फिर हम 3600 सेकंड बट्टे कितनी सेकंड का है, एक माला बनाने में 20 सेकंड बट्टे 20 कर देंगे, ठीक है। या तो हमें ऐसे करना है, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 200, कितना बचा 360, 360 बट्टे 2 काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 18, 18 दूनी 36 और 1 शून्य, तो 180 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल कह सकते हैं 180 दूरी 360। तो यानी कि 1 घंटे में वो लगभग 180 माला बना लेगा। यानी कि सिंपल कह सकता हूँ मैं आपके सामने, वह 20 सेकंड में 1 माला बनाता है। 20 सेकंड में 1 माला बनाता है। कितनी, 1 माला, ठीक है। 20 सेकंड में कितनी बनाता है, इतनी। तो 360 सेकंड में, सॉरी 3600 सेकंड में वो 180 माला बना लेगा। कितनी, 180 माला बना लेगा। तो इसका उत्तर 180 एकदम करेक्ट है, ठीक है। यदि आपको समझने आ गया ये क्वेश्चन तो एक बार आप कमेंट में कह देना ओके, ठीक है, ओके कर देना। या आप जय श्री राम भी बोल सकते हो कि जय श्री राम, ठीक है। एक बार कमेंट में जय श्री राम का नारा दे दें आप, जय श्री राम, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल जय श्री राम कह सकते हो, ताकि आप पास तो अब हो गए लेकिन अच्छे नंबर से और पास हो गए अब, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। पटरी एवं प्रकार की सहायता से
60 डिग्री का कोण बनाइएगा। यह भी सन 2024 में पूछा हुआ है। जैसे कि मैं बता सकता हूं कि मैं आपके समझ जो प्रश्न लेकर आया हूं वो प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं, कितना प्रीवियस ईयर का, और साथ ही अपने अलग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पटरी प्रकार से बना रहा है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिंपल ऐसे बिना पटरी के प्रकार के बता रहा हूँ, लेकिन आपको चाप लगाना है इसमें। सर्वप्रथम हम ए और बी एक रेखा खींचते हैं, कितना, ऐसे मान लो सर्वप्रथम हमने ए और बी रेखा खींच दी। एक सेकंड, सर्वप्रथम हम ए और बी रेखा, हमने ये रेखा खींच दी ए और बी। ठीक है, फिर बिंदु ए को केंद्र मान के हमने बिंदु ए को इसको केंद्र मान लिया, मानकर उचित त्रिज्या का, यानी कि हमने यहाँ त्रिज्या का चाप लगा लिया। उचित त्रिज्या का चाप लगाते हैं, ए बी रेखा को सी बिंदु पर काटते हैं, यानी कि ए बी जो रेखा है, यानी ए बी बिंदु को हम यहाँ से काटते हैं सी पर, तो ये सी हो गई। अब बिंदु सी को काटेंगे यहाँ से, मतलब हमने यहाँ से ए बी चाप लगाया तो ये कट गया। अब बिंदु सी से लगाएंगे तो यहाँ इस तरीके से, और ए बी से ऐसे, इस तरीके से हमारे ये चाप लग जाएगा प्रकाश की सहायता से। तो ये आपका लगभग 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें चाप लगाना है। किस तरीके से, पहले ए बी रेखा को बिंदु सी पर काटता है, ए बी, यानी कि ए बी बिंदु सी पर काटेगा, फिर अब बिंदु सी को काटेगा, तो इसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो इसने यही बोला, देखो आगे जाके केंद्र मानकर ए सी की त्रिज्या का चाप लगाते हैं, फिर जो बिंदु डी पर काटता है ए डी को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, अतः ई ए बी 60 अंश है। ई ए बी, देखो ई ए बी कौन सा है, देखिएगा, ई ये वाला, तो ई हो गया, और ए ये हो गया, और बी, तो यानी कि ई ए बी ये क्या कोण हो गया आपका 60 अंश। ई तो आपका यहाँ हो गया, सिंपल देखूँ तो मैं आपका ई, और ए ये हो गया, और वी हो गया, और सी यहाँ से हमें चाप लगाया था, और डी एक चाप यहाँ लगाया था, तो यहाँ से आपका ये आपका 60 डिग्री का हो गया। तो उसने ये आपको पटरी प्रकार से देखना है, मेरे पास यहाँ नहीं है, तो आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूपिटेट की दृष्टि से भी। यह भी सन 2024 से पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा क्या कहता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिएगा। यहाँ बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं कि सर उत्तरवर्ती क्या होता है, तो वो सिंपल क्या करते हैं, उत्तर लिख देते हैं, वर्ती का मतलब जानते नहीं है कि उत्तरवर्ती होता क्या है, या अनुगामी भी बोल देता है कभी कभार, तो उत्तरवर्ती का अपोजिट है ना, या पूर्ववर्ती बोल देता है। पूर्ववर्ती पूछे तो उत्तरवर्ती का अपोजिट है। ठीक है, तो पहले तो ये देखें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है। पहले तो आप ये देखें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। ठीक है, तो उत्तरवर्ती का ये होता है आने वाली संख्या में जो भी संख्या है उसमें एक जोड़ना। कितना, आने वाली संख्या में एक जोड़ना। तो 999 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। बहुत सिंपल है, आपने करना कुछ नहीं है, तो 1000 ही आ गया। देखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या मैं सिंपल कह सकता हूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या लिखिएगा, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9999। अब मैंने बोला उत्तरवर्ती ना बोल के क्या बोल दिया, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का सेंस क्या है, माइनस का 1, तो कितना आएगा 9998। ठीक है, ये चीज़ देखनी है, पूर्ववर्ती का एक माइनस घटाना है और उत्तरवर्ती का आपका एक जोड़ना है। कभी कभार पेपर में यह कह देता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती का पूर्ववर्ती। एक सेकेंड, कभी कभार एग्जाम में क्या कहता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 का उत्तरवर्ती +1 कर देंगे, फिर का पूर्ववर्ती -1 कर देंगे, तो इसका कितना हो गया 1000। ठीक है, फिर माइनस का 1 कर देंगे, फिर लौट कर आपको वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से घुमा देता है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि ये है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। सॉरी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ये चीज़ देखें। या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। ठीक है, ये चीज़ देखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक है, यह भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में हमें व्यक्त करना है, जिसकी एक संख्या क्या है 13। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 13 नंबर कितने होते हैं। तो इसने ये बोला है कि एक संख्या है 117, इसको हमें इस तरीके से दो गुणा के रूप में व्यक्त करना है, इस तरीके से। अगर सिंपल में बेसिक कहूँ इस तरीके से व्यक्त करना है। तो उसने बोला है एक संख्या तो 13 है और इसका 13 के साथ में मैं कौन संख्या का गुणा करूँ कि 117 प्राप्त हो जाए। ये मैं आपको बेसिक के साथ साथ सिंपल भी बता रहा हूँ, एक ट्रिक। क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है आपका, 117 को दो संख्या, 117 हो गया, दो संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो दो संख्या, एक संख्या ये, एक संख्या ये। फिर बोला जिसमें से एक संख्या 13 है, तो एक तो 13 लिख दी और उसने बोला गुणा के रूप में। तो यहाँ हमारी कितनी आएगी, 9 ही आएगी, क्योंकि 13 नंबर 117 ही होता है। यदि आप मल्टीपल करोगे 13 नंबर 117 ही होता है। ठीक है, तो इसका बस यही ट्रिक है, बस कुछ नहीं है इसमें। हम लोग इतना कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसमें आखिर कुछ नहीं है, हमें केवल यही देखना है। तो देखिएगा इसने थोड़ा घुमा दिया है हमें, माना दूसरी संख्या x मान ली हमने, तो x गुणा 13 इक्वल टू 117। देखिएगा अब ये गुणा में है, इसने बोला है x गुणा 13 इक्वल टू 117। x इसमें गुणा में, उस साइड जाएगी तो कहाँ जाएगी, भाग में। तो सॉरी 13, तो x इक्वल टू 117 बट्टे 9, सॉरी 13 पे काटेंगे कितनी बार 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो उसके बाद 9 गुणा 13 करेंगे तो हमारा 117 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, देखिए देखिए यहाँ से आपके बहुविकल्पी के साथ साथ मैं बता दूं कि आपके अति लघुत्तरी भी और लघुत्तरी भी और दीर्घ भी और बहुविकल्पी सारे ही प्रश्न का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो केवल आपसे कह दिया कि लगभग यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 15 नंबर का आपका जो पोर्शन है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको 100%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो उसने बोला 3 अशरेख बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाने वाली आकृति निर्मित होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसी आकृति से मान लो मैंने 3 डंडे कर लिए, एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, तो ये 3 आपके बुझाएं हो गई, इसे बुझा कह सकते हैं। तो इसने बोला 3 अशरेख बिंदु, ये 3 अशरेख बिंदु हो गए आपके सरल रेखा द्वारा मिलाने वाली जो आकृति। अब मैं इनको मिला दूं, एक डंडा ऐसे हो गया, एक डंडे को ऐसे मिला दूं और एक को ऐसे मिला दूं, तो ये क्या मिल क्या गया, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। या ऐसे मिला सकता हूँ मैं आपको, ये त्रिभुज हो गया, या आपका इस तरीके से मिला सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि 3 अशरेख बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक चीज होती है कि त्रिभुज के प्रकार, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। सपोज समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। सपोज डेट कि इसकी भी भुजाएं, यह भी 3 है, यह भी 3 है और यह भी 3 है। समद्विबाहु क्या होता है कि इसकी 2 भुजाएं तो बराबर है। सपोज डेट ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। विषमबाहु क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं ही आपकी बराबर नहीं होती। सपोज डेट ये 3, ये 4 और ये 5। आई होप आप समझ गए होंगे। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जहां आपकी तीनों भुजाएं यानी कि 3 डंडे बराबर होते हैं, यानी कि एक निश्चित माप में। ठीक है, समद्विबाहु तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समद्विबाहु जहां आपकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं, जैसे 3 और 3 क्या है आपके बराबर हैं, अशरेख है। ठीक है, तो यहाँ आपका समद्विबाहु। विषमबाहु नाम से प्रतीत हो रहा है विषम, यानी कि तीनों ही अलग। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये यूपी टेट से मेरे और सी टेट से भी। वर्ग से क्या आशय है। इसमें बोला 4 समान भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसने बोला है देखो सपोज डेट कि मैंने आपके साथ 4 डंडे ले लिए, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, कितने 4। अब 4 समान यानी कि जो डंडे हैं वो चारों समान होने चाहिए। फिर बोला 4 समान भुजाओं से घिरी वह आकृति। सपोज डेट मैंने आपको इस तरीके से 4 डंडे इस तरीके से बना दिए, एक सेकंड यहाँ से सामने 4 डंडे मैंने आपको समझ इस तरीके से बना दिए, किसने, इस तरीके से। तो ये क्या, ये आपके क्या हो गए, ये 4 भुजाएं क्या समान है। तो यानी कि सपोज डेट कि आपका 90 डिग्री का जो कोण होता है वो इस तरीके से होता है, 90 डिग्री का।
ठीक है। तो चारों समान की जो आकृति है ये कितनी की, 90 डिग्री, कितनी, 90 और 90। तो ये सारे के सारे 90 के हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी सी डी। तो सिंपल कह सकते हैं जहाँ चारों भुजाएं समान होती हैं वह वर्ग कहलाता है। लेकिन जहाँ आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जैसे सपोज डेट की इस तरीके से आमने सामने की भुजाएं इस तरीके से, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये समान होती हैं, वहाँ आयत कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सभी वर्ग आयत नहीं हो सकते, सभी वर्ग आयत नहीं हो सकते, लेकिन सभी आयत आपके वर्ग हो सकते हैं। तो जहाँ आपकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम कहते हैं वर्ग, जहाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम कहते हैं आयत, एक तरीके का। ठीक है। अब पूछा जाता है कि वर्ग कैसी आकृति है, 2D आकृति है। कैसी, 2D आकृति है। साथ ही बता दूं कि आपका ये पूछा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो ए स्क्वायर, अर्थात ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भुजा से। किससे, भुजा से। तो भुजा स्क्वायर कह सकता हूँ, भुजा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बात करूँ, यदि इसका भुजा का स्क्वायर है तो मैं साथ में आपके साथ ये भी कह सकता हूँ ये भुजा का स्क्वायर है, तो इसका परिमाप कितना है इसका, तो इसका होता है 4a, और ए किसे कहता है आपका, 4 गुणा भुजा। ठीक है। वर्ग का परिमाप 4a अर्थात चारों भुजाओं का मल्टीपल, और क्षेत्रफल ए स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर होता है। ये चीज़ लोग अब जाने। और साथ में मैं बात करूँगी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो उसने यही बोला है, चित्र में देख लेना जो भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्यास किसे कहते हैं। वृत्त पर स्थिति किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। तो इसने बोला है व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। तो सपोज डेट कि आपने एक ये क्या बनाया, आपने सर्कल बनाया, सर्कल के मिडल में आपका एक पॉइंट लगा दिया इस तरीके से, तो यानी कि सर्कल के बीच में केंद्र हो गया, और केंद्र के चारों ओर की मैं बात करूँ इस तरीके से कि इसके बीच से जो रेखा जाएगी, एक सेकंड, रेखा के लिए आपका, चलो इसके बीच से जो रेखा जाएगी ये वाली सीधी वाली, इसे हम कहेंगे व्यास। ठीक है। ये व्यास हो गई। तो यानी कि इसको हम जो नाम दे देंगे, यानी कि सिंपल कहते हैं वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त से केंद्र से होकर जाती है। तो यानी कि जो केंद्र से होकर जा रही है, सपोज डेट ये तो आपकी हो गई ए और ये बी, और कहाँ से हो जा रही है, केंद्र यानी बीच से होकर जा रही है। सिंपल, यहाँ पर ये रेखा आपकी इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके बीच से। तो ये सारी क्या हो गई, आपकी व्यास हो गई। आप लोग समझते जाने क्या चीज़ में बता रहा हूँ आपको, ये हो गई आपकी व्यास। सेकंड पॉइंट मैं बता दूँ आपका कि सपोज डेट हमने ये इस तरीके से कर लिया और बीच में केंद्र हो गया, और केंद्र के साथ ही मैं कह दूँ कि आपके यहाँ से जो रेखा जा रही है ये केवल आधी जा रही है, आधी, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। यानी कि आधी जो रेखा है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। तभी तो उसने बोला है व्यास इक्वल टू 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि ये आधी आर हो गई और ये आधी आर हो गई, इसी प्रकार से ये आर और ये भी आर। तो यानी कि 2 त्रिज्या मिलाकर आपका एक संपूर्ण व्यास का निर्माण होता है। लेकिन यह आपकी वृत्त के केंद्र से होकर ही जाना अति आवश्यक है, तभी ये त्रिज्या कहलाएगी, और साथ में ही आपकी ये व्यास, यदि 2 त्रिज्या मिल जाए तो व्यास कहलाती है। लेकिन यहाँ से आपकी ये वृत्त खिंचती है बिना, कहाँ से आप लोग कहोगे सर ये अगर नीचे खींच दिया ऊपर यहाँ से खींच दे फिर, तो ये आपकी ना तो त्रिज्या होगी ना ही व्यास होगी, तो ये क्या होगी बताइएगा, इसे कहते हैं हम जीवा। क्या, जीवा। यही पेपर में पूछा जाता है कि जीवा कैसे कहते हैं, जो आपकी वृत्त के केंद्र से ना खींचकर वृत्त की परिधि की दोनों साइड खींची जाती है, और ये आपकी लास्ट की होती है वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि है ऊपर वाली। ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ध्यान रखिए, पाई आर स्क्वायर। पाई की संख्या आपकी अपर में संख्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। इसका मान कितना होता है, 3.14। ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 10। देखो, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार आप शेयर और लाइक कमेंट अवश्य कर दें। प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो और अच्छी बनाने का और बेटर बनाने का और आपके समझ अच्छा ज्ञान देने का। ठीक है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है या कैसी लगी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि रूट में 19600 इक्वल टू 140 हो तो 0.0196 का मान पूछा है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पॉइंट दे दिया है और ये चीज़ देखना, ये पॉइंट दिया है 0.0196। अब पॉइंट के बाद वैल्यू देखो कितनी है आपकी, 1 2 3 4। तो सिंपल है, रूट में तो है ही, तो इसका हम क्या करते हैं, आपका 4 जीरो का डिवाइडेशन कर देते हैं। उसके बाद यदि आपको पता है इन ये 4 जीरो को है, तो हम 4 जीरो को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 गुणा 100, बिल्कुल बात सही है। और 196 किसका वर्ग होता है, 196 14 का वर्ग होता है। अरे 196 14 का वर्ग होता है, तो हम इसको 14 गुणा 14 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है, आप कह रहे हो। फिर हम करेंगे क्या, उसके बाद ये हमारे एक कट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 14/100। और जहाँ 14/100 है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, देखो 1 0 2 0, नीचे कितनी जाएगी 2 0, तो 0.14 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे 2 जीरो हैं तो आपका 0.14 ही आएगा। सपोज दैट यदि आप ऐसे करते कि आपका 14/10 होता तो इसका मान होता 1.4। ठीक है, यदि आपका 14/1000 होता तो इसकी वैल्यू होती 0.014। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि आपका 14/1 2 3 4 जीरो हो तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.00014। ये आपको चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जब 10 का 14 में भाग करोगे, 10 से 14 में भाग करोगे तो कैसे कैसे करोगे, 10 एकम 10, तो आप कितना आ गया 10, फिर एक बार दे दोगे, कितना बचा 4, फिर कितने दोगे, पॉइंट लगाओगे, इसे हाथ से लेके पॉइंट लगाओगे, फिर 10 चौके 40, तो यहाँ 40 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये वाला। प्रश्न नंबर 11, 3 रुपये 8 पैसों को रुपए में लिखिए। देखो ये तो सारे सवाल कक्षा 8 वाले या 5 वाले या 3 वाले सवाल हैं, आप लोग कर लोगे। सर कहोगे सर आप ये क्या सिखा रहे हो। ठीक है, बात सिखाने के नहीं है, काफ़ी हद तक जो बच्चे होते हैं वो यह भी नहीं कर पाते, यह प्रश्न भी नहीं कर पाते। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं वो इन क्वेश्चनों को देखते हुए नहीं है, तुरंत ओरली कर देते हैं। तो देखिए 3 रुपये 8 पैसे को रुपये में लिखिएगा। तो 3 रुपये, देखो 3 रुपये प्लस 8 पैसे को हम यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने बताया था पॉइंट में हो तो आपका 3 प्लस 0.08, तो कितने हो गए 3.08। ठीक है, 3.08 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यहाँ मैं आपको 20 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, 20 कम से कम 20। ठीक है, अब आपका आगे 12, समभिन्न किसे कहते हैं। तो समभिन्न हम उसे कहते हैं जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम सम या उचित भिन्न कहते हैं, समझिएगा। जैसे 2/3, 4/7, 3/10, 1/7। तो सपोज डेट कि मैंने आपको 2 इन्होंने लिखा है 3, तो ये संख्या कहते हैं हम इसको ऊपर वाली संख्या को अंश। ठीक है, और यदि मैं बात करूं तो नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम हर। तो ऊपर वाली संख्या हमारी अंश है और नीचे वाली संख्या हर है। जहां इसने बोला है जिन भिन्नों में अंश क्या हो हर से छोटा, यानी कि ये क्या हो बड़ा, नीचे वाली संख्या क्या हो आपकी बड़ी हो, और ये संख्या क्या हो ऊपर वाली छोटी हो, छोटी। तो ये वह चीज़ क्या कहलाती है आपकी उचित भिन्न कहलाती है। क्या है उचित, उचित या समभिन्न। तो वो कैसे भी हो सकती है, यदि मैं 4/5 ले लूँ तो भी आपकी, या 5/7 लिख दूँ तो भी, तो ये सारी कैसी हैं आपकी उचित या समुचित भिन्न है। लेकिन जहाँ आपका मैं बता दूँ कि आपका हर बड़ा हो, 5/2 कर लूँ या 7/5 कर लूँ या 9/7 कर लूँ, तो ये सारी भिन्न कैसी हैं आपकी अनुचित भिन्न है। किस प्रकार से अनुचित, ये क्या पता है सर अनुचित पूछ ले, अनुचित। ठीक है, यानी कि जहां आपका अंश बड़ा हो हर से, ठीक है, वो अनुचित भिन्न होती है या विषम भिन्न के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, विषम भिन्न किसे कहते हैं। दो अभी बताया था, फिर से आ गया। तो जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा हो, अभी बताया था अंश से बड़ा हो या बराबर होता है, तो इस प्रकार की भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। जैसे
5/2, देखो 5 बड़ा है किससे, 5 बड़ा है किससे, 2 से। 12/7, तो 12 बड़ा है 7 से। इसी प्रकार से 17/11, तो 11 से बड़ा है 17, ठीक है। तो सिंपल कह सकते हैं जहाँ आपका अंश बड़ा हो हर से, सिंपल कह सकते हैं जहाँ अंश बड़ा हो तो उसे कहते हैं अनुचित या विषम, जहाँ अंश छोटा हो उसे कहते हैं उचित। नेक्स्ट, 8.754 को विस्तारित रूप में लिखिएगा। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए तो इससे तो पहले हम लिख लेंगे किस प्रकार से, इसने ये लिखा है देखो 8 + 0.07 + 0.005 + 0.004, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया आपने पहले। अब 0.7 का मतलब क्या होता है, 7/10 ही तो होता है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से 0.5 का मतलब क्या होता है आपका 5/100, नीचे 2 आएंगे, तो इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो यही आपका विस्तारित रूप हो गया। ये आपको तो कैलकुलेशन छोटी मोटी, तो यानी कि ये संख्या आनी चाहिए। यदि मैं बात कर लूँ कि आपका 4/10 लिख दिया मैंने, तो इसका मान कितना होगा 0.4। नेक्स्ट मैंने लिख दिया 4/100 लिख दिया, तो इसका मान कितना होगा आपको 0.04। यदि मैंने लिख दिया 4/1000, तो इसका मान कितना आएगा 0.004। आप भाग कर कर दे सकते हो, इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट 15 जोड़िएगा 13.279, 3.00046 एवं 742.000372। इन चीज़ों में आप विशेषकर यह ध्यान करें कि इन जो पॉइंटों के नीचे जो संख्या आ रही है उन पॉइंटों को देखें, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है और शेष आप जोड़ दें, तो आपका यही उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 16, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिएगा, ठीक है। 1.4 को हमें परसेंट के रूप में लिखना है, तो जहां हमें परसेंट का मतलब पूछे तो पहली बात तो ये समझे कि आपका प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, और इस प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1/100, ठीक है। अब किसी में प्रतिशत का मतलब पूछता है तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा और परसेंट से भिन्न बदलवाए। बात समझना, जब हम किसी परसेंट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा, ठीक है। और जब परसेंट से भिन्न बदलवाए तो हम क्या करते हैं 100 का भाग, ठीक है। ये चीज़ देखें, तो 1.4 गुणा 100/100 कर लिया हमने, क्योंकि ये 1.4 में है ना हमारा, तो 1.4 में तो ये इसका हम क्या कर लेंगे 140/100 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 100 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो इसका आपका 140% हो गया। 1.4 कितना हो गया 140%, ठीक है। अगला 18.5 को दशमलव के रूप में लिखिएगा, सेम आपका आ गया। तो यहाँ आपका 0.10 का गुणा होगा, भाग होगा, और 100 का डे, तो 185/10 डिवाइड बाई 100, तो 185/10 इंटू 1/100, और ये आपका 10 गुणा 100 कर लेंगे तो हमारा 1000 हो गया। उसके बाद 185/1000 आ गया, 1 2 3, तो देखिए नीचे 0 कितने 1 2 3, तो सिंपल है 0.3 संख्या के बाद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.185, ठीक है। लेकिन नीचे अगर आपका संख्या इस प्रकार से दी होती है आपकी 185/100, तो इसका आंसर होता 1.85, ठीक है। अगला 18, 112, 252 तथा 99 का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो सिंपल है 112, 252, 99 का 2 से करेंगे 56 बार गया, फिर ये है 126 बार 99 बार, फिर 2 से काटा 28 बार, 63 बार, 99 बार, फिर 3 से काटते हैं 28 नहीं जाएगा 28, ये 21 बार, 21 3 63 और 33 3 99, फिर 3 से काटते हैं 28 नहीं जाएगा, 7 थे 21 और 11 थे 33, फिर काटते हैं 7 से, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और ये 11 से आएगा। तो ये गुणा कर लें आप इस तरीके से 11 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस तरीके से गुणा कर सकते हो आप जिस तरीके से भी, 11 से 77 और 77 30 जिस तरीके से आएगा आपका 11,088 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3/25 को प्रतिशत में चेंज करिएगा। तो हम क्या करेंगे 3/25 को प्रतिशत में चेंज करना है, कितना प्रतिशत में, तो किस तरीके से करेंगे, तो मैंने बताया ना प्रतिशत में पूछा है, तो हम क्या करेंगे
100 का गुणा भाग किया इसने, तो 3/100 बट्टे 100 बट्टे 100। उसके बाद 3 गुणा 100 25 इंटू 1/100, फिर 3 गुणा 4 बाहर ले लिया 1/100, फिर 12 1/4 ये। तो इस तरीके से आ गया। तो आपको ये तो आपका BTC वाला फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। करना क्या है, 3/25 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। कितना प्रतिशत में, परसेंट में। और जहाँ परसेंट में चेंज करना होता है तो हम 100 का गुणा करते हैं। कितना, 100 का गुणा करते हैं। कितना, 100 का किसका करते हैं, 100 गुणा। तो सिंपल है, जो संख्या काट रही है तो उसे काटे, शेष का आप गुणा करें। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना बच्चा, 3 गुणा 4 और 3 चौक 12, तो 12% इसका आंसर आ जाएगा। इतना घुमाने का कोई जरूर नहीं है, लेकिन यह है आपका बेसिक है, यह भी आपको सीखना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर यह कभी का पूछता है कि आपका 3/4 को परसेंट बदलें, तो 3/4 इंटू 100, तो 4 एकम 4, 4 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 3 गुणा 25 और 25 दिया 75%। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। 164 138 डिवाइड बाई 368 को हल कीजिएगा। तो ये चीज़ पहले जाने, इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य, इसे कहते हैं हम भागफल, भाग में भागफल, इसे कहते हैं हम भाजक, और इसे कहते हैं हम शेषफल, जो भी प्राप्त हो शेषफल। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो 368 का यदि 4 बार गुणा करते हैं तो 1472, इसे घटाएंगे तो 1663, फिर ये घटाएंगे, उसके बाद हमारा ये आएगा, फिर देते हैं 4 बार, फिर ये आता है, उसको ये हटाते हैं, फिर 2218, उसके बाद ये, फिर 10, तो 10 शेषफल आएगा इसका। सिंपल है। अगला लास्ट सवाल है आपका ये, और लास्ट बेटर सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखिएगा क्या कहता है। 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3 को हल करना है। तो उसने सबसे पहले तो क्या किया है, इसके जो बेस है ये आपके एक जैसे हैं, तो उसने 2 और 4 को बाहर ले लिया है, 2 + 4। ठीक है, फिर प्लस 1/3 और प्लस 1/3 को अलग ले लिया है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद 2 और 4 कितने, 6 हो गए। उसके बाद 2 और 4 6 हो गए, फिर ये 1 और 1 कितने हो गए, अरे जहाँ आपके 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस 2/3 कर लिया। उसके बाद इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, तो 20/3, और 20/3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 सही 2/3। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। एक बार आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। एक बार आप लोग लाइक अवश्य कर दें, और यदि कोई BTC या B.Ed की परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे शेयर कर लें, और साथ ही आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हमें काफ़ी मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने में, बताने में, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कर बताएं कि मैं किस चीज़ के लेकर आऊँ। यानी कि आपको ज्ञात है कि BTC की परीक्षाएँ 27 तारीख से प्रारंभ है, 27 अक्टूबर से। तो आप कमेंट करता है मैं किसकी वीडियो लेकर आया हूँ। मैथ की, साइंस की, बाल विकास की लेकर आ चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शिक्षा निगम के बहुकल भी मैंने करा दिए हैं, उसका भी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, हालांकि तो मैं मैथ की ही लेके आऊँगा, लेकिन तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपकी समस्या सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।